today we will finish off the solid state chapter, and then before 6th, on 6th September, I have a test. On 6th को टेस्ट है बेटा तुम्हारा? हाँ, periodicity पे और solutions पे. 6 सितंबर को टेस्ट है, एक पीरियोडिक टेबल का और एक सॉल्यूशन का. या so हो सकता है क्या, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए हो तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तब हम लोग एक काम करते हैं बेटा, हम लोग पहले ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करके खत्म कर देते हैं. आज तो नहीं होगा, देख लेना, तुम्हारा स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है बेटा. Yeah, solutions is simpler only. It's like mole concept, not similar to that. हाँ, it is just like mole concept. वही तो we'll try to cover that up. But then solid state सॉलिड स्टेट, अब तुम जब 6 सितंबर का बोल रही हो ना बेटा, तो पहले हम लोग ये 6 सितंबर का सिलेबस खत्म कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, फाइन. हाँ, नहीं तो ना मन में एक तो ये रहेगा, क्योंकि एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग फिर इसका प्रॉब्लम्स बना लेंगे, या जैसा आपको अच्छा लगे. नहीं, ये सही है. सॉल्यूशंस आज शुरू कर लेते हैं. चलो ठीक है. या आफ्टर 6th we can take one class to finish solid state. नहीं, कल अगर आप कल बोलोगे तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे और ये स्टार्ट कर देंगे, सॉलिड का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर लेंगे. या परफेक्ट, ओके. हाँ, लेकिन डिविएट नहीं होना चाहिए बेटा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब. हाँ, ओके. या ठीक है, चलो. तो सॉल्यूशन बेटा, तो सॉल्यूशन तो आपको मालूम ही है कि ये होमोजेनस मिक्सचर है बेटा. ओके, होमोजेनस मिक्सचर का और टेक्निकल नाम है सिंगल फेज. सिंगल फेज का मतलब जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना अपना आई से, आंखों से देखेंगे तो एक जैसा मटेरियल नजर आना चाहिए बस. अच्छा, उसको कहते हैं सिंगल फेज. उसका टेक्निकल नाम सिंगल फेज है, और थोड़ा वर्ड्स में अगर बोला जाए तो होमोजेनियस मिक्सचर, एकदम यूनिफॉर्म तरीके से. यस. हाँ, जैसे पानी के अंदर नमक मिला दिया, ठीक है, लेकिन मिलने के बाद भी हमको खाली पानी नजर आ रहा है, बस नमक आ ही नहीं रहा नजर, तो वैसी चीजों को हम कहते हैं सॉल्यूशन. यस. लेकिन पानी के अंदर मान लेते हैं अगर हम पत्थर मिला देते हैं, तब हमको पानी में मिलने के बाद मिक्सचर तो बन जाता है, लेकिन पानी अलग नजर आ रहा है, अब पत्थर अलग से नजर आ रहा है, तो हमको दो फेज नजर आ रहा है, एक पत्थर वाला और एक पानी वाला. तो वैसा को हम कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो फिर वो सॉल्यूशन के कैटेगरी में नहीं आएगा. यस, ओके, राइट. और अब ना हम लोग बात करेंगे एक्चुअली सॉल्यूशन पढ़ते क्यों है बेटा, सॉल्यूशन पढ़ते क्यों है, ये चैप्टर +2 में क्यों दिया गया है आप लोग को, ठीक है? सॉल्यूशन क्यों दिया गया है, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा तो आपका ये कॉम्पिटिटिव पार्ट एकदम अच्छा हो जाएगा. मैं आपको बता देता हूं क्यों दिया गया. देखिए, उसका जो मेन एम है बेटा, मेन एम है जैसे कुछ सॉल्यूट होते हैं बेटा, जो सॉल्यूट होते हैं ना, ठीक है, सॉल्यूट. अब जैसे कोई सॉल्यूट दे दिया जैसे NaCl, ठीक है, तो इसका मोलर मास आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. इसका 23 होता है, इसका 35.5 होता है, तो तुरंत आप बोल दोगे कि इसका मोलर वेट 58.5 ग्राम पर मोल है. यस सर. क्यों? क्योंकि आप NaCl का आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है. हाँ. बट कोई ऐसा सॉल्यूट जो अननोन है बेटा, अननोन है, अब खाली नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का पाउडर नजर आ रहा है, लेकिन वो क्या है उसका ये तो कंफर्म है कि हर मैटर मतलब मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है. हाँ. लेकिन अब इसका मोलर वेट कितना है हमको कैसे मालूम होगा, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं मालूम हमको. हाँ. जैसे नमक के लिए NaCl एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वैसे हमको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मालूम है. अब जब नहीं मालूम है तो मोलर वेट नहीं ना निकाल पाएंगे. हाँ. ठीक है, यस सर. मोलर वेट नहीं निकाल पाएंगे. अननोन सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मालूम है, हम उसका मोलर वेट नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है. yes. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है,
ये सॉल्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है बेटा। सॉल्यूशन में एक ऐसा जादू है, एक वो जो जादू सीखना है हम लोग को, वो जादू से हम लोग बड़े आराम से मोलर वेट निकाल लेते हैं बेटा। ओके, यस सर। एक मिनट, एक पार्टिसिपेंट है, रितेश। हेलो रितम, रितम, हेलो बेटा, ओ रितम, 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 यस सर। बेटा तुम्हारा क्लास 8:30 को, 9:30 को है। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ चलो, ओके सर। हाँ आउट हो जाओ बेटा, ये दूसरा ओके सिलेबस सर। चल रहा है। यस सर, 9:30 ना सर? रुको, 7:30 to 8:30, 8:30 to 9, यस 9:30 को है बेटा। ओके सर, ओके सर। राइट राइट। तो ये समझ में आया बेटा यस सर, सिंपल। कि हाँ, कुछ अननोन सॉल्यूट आपको दिया जाएगा और वो अननोन सॉल्यूट का हम लोग एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, और वो सॉल्यूशन जैसे ही बन जाएगा तो हमारे पास कुछ मशीन्स है, जैसे टेम्परेचर हुआ, ठीक है, कुछ प्रेशर नापने का मशीन है, ठीक है, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर नापने का मशीन है, वो सब नाप करके हम तुरंत बता देंगे कि उसका सॉल्यूट का मोलर वेट कितना था। यस। ये है टेक्नोलॉजी, ये है मेन एम, और यही चीज हम लोग को समझना, यही टेक्नोलॉजी समझना। बड़े आगे बेटा? हाँ सर। ठीक है, उसके लिए अब वो सब चीज के लिए, ठीक है, हमारे पास देखिए कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे कि देखिए मैं कुछ पहले फार्मूला आपको दे देता हूं, आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आएगा, तो जब वो फार्मूला को समझने के लिए फिर हमको बाकी थ्योरीज को समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा? यस। ओके, एक फार्मूला है, देखो, ये एक फार्मूला बेटा, ये हम लोग का मेन टारगेट रहेगा कि हम इसको समझे कि ये है क्या चीज। उसी तरह से एक और फार्मूला बेटा आपको मालूम है, देखिए इस फार्मूला में एक्चुअली हमको ये निकालना है बेटा, देखो एम बी, एक्चुअली हम ना, मेरा आदत हो गया है, बी को हम सॉल्यूट बोलते हैं बेटा और ए को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा? ओके, सो ए इज इन द लार्जर क्वांटिटी। हाँ, हम बी को सॉल्यूट बोलते हैं और ए को सॉल्वेंट। तो ये देखो, ये वाला जो चीज है ना एमबी, एमबी का फुल फॉर्म हो गया मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यस। तो ये निकल जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो बाकी चीज है वो मेजर करके हम लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी मेजर कर सकते हैं। ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हम अपना मनपसंद सॉल्वेंट ले सकते हैं, वाटर, अल्कोहल, जो भी आपको लेना हो, ये उसका वेट है। अच्छा, ये जो प्रेशर है, प्रेशर को हम नाप सकते हैं, प्रेशर नापने का मशीन से हम प्रेशर नाप सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। तो प्रेशर नाप करके देखिए हम जो सॉल्यूट है वो उसका वेट हम निकाल सकते हैं, मोलर वेट निकाल सकते हैं। यस। ठीक है, इस पर हम और आगे डिस्कशन करेंगे, अभी जस्ट हम आपको एक इंट्रो दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इसमें करना क्या है। उसी तरह से ये देखिए एक और इक्वेशन है, और वो है ये देखो बेटा, इसमें भी मेरा काम का चीज है, देखो ये वाला काम का चीज है, ये वाला। ओके। यस ठीक सर। है, तो एक इक्वेशन ये इस्तेमाल होगा, अभी हम सबका फुल फॉर्म वगैरह लिखेंगे, तुम टेंशन मत लो। जैसे एक है डेल टी एफ इजिकल टू आई एम, अच्छा मैंने यहाँ पर आई नहीं लिखा ना, तो ये सब आई वगैरह सब हम फुल फॉर्म लिखेंगे अभी। ओके।
ये देखो मेरा काम का चीज यहाँ पर है बेटा, ये देखो। Okay, so हर ठीक बार है, हमें तो molecular weight of solute निकालना है? हाँ सब में हम लोग का मेन काम ही यही है बेटा, काम ही यही है, हम लोग का एम ही यही है, काम ही यही है कि हमको वो अननोन सॉल्यूट का मोलर वेट निकालना है, क्योंकि जो सॉल्यूट नोन रहेगा उसका तो मोलर वेट हमको निकालने आता ही है। Yes, sir. बस ये है। अच्छा, तो अब हम आपको बता देते हैं कि ये फॉर्मूला मैंने किस लिए लिखा है। तो बच्चों ये सारे लोग इसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Okay. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये सब का फुल फॉर्म में, जैसे मैं कुछ फुल फॉर्म दिखा देता हूं कि फुल फॉर्म क्या होता है। देखो बेटा, तो ठीक है, मैंने बोला है ए का मतलब सॉल्वेंट, बी का मतलब सॉल्यूट, अच्छा पी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर होता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और जब हम पीए लिखेंगे, पीए जिसका और ऊपर नॉट भी लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ नॉट का मतलब होता है प्योर, प्योर ए, प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। उसी तरह से पीएस जब लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा होगा मेरे को बताना बेटा, हाँ नहीं sir, it's fine. ठीक है। उसी तरह से टी का मतलब होता है यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर। अच्छा, डेल टी एफ का मतलब होगा डिफरेंस इन, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल टी बी मतलब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। उसी Yes, तरह sir. से हाँ ठीक है, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलेंगे बेटा, और करके, और उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और कुछ लोग इसको ऐसा भी बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Yes. ठीक है, उसी तरह से पाई, पाई का मतलब हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। वी का एज यूजुअल मीनिंग होता है वॉल्यूम। सी का मतलब यहाँ मोलारिटी है बेटा, और मोलारिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। ठीक है, आर का मतलब यहाँ पर 0.08321, 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे। अच्छा, आई का मतलब, आई का मतलब होता है वेंट हॉप्स, हॉप्स फैक्टर। ठीक है, वेंट हॉप्स फैक्टर बताएंगे ये क्या है। तो कुल मिलाकर अब हम लोग, ये पूरा कहानी है बच्चों पूरे सॉल्यूशन का, मैंने एक हल्का सा आपको समराइज वे में दिया है बेटा। ठीक है, Okay. अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले तो एक इसमें जो जरूरत चीज वाली है वो है बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है बेटा, Okay. देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है कि नहीं, ये वाला एक्स बी हाँ. मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पर मोलालिटी है बेटा, देखो मोलालिटी, यहाँ भी मोलालिटी है, और यहाँ पर मोलारिटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म, राइट बेटा। Yes, sir. तो पहले तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा इसमें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। वो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन कौन सा, नंबर वन जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जिसको आप एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स या काई जो भी Yeah. आप बोले।
तो जैसे कोई पूछे ना आपको कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है भैया, तो आपको तुरंत ये वाला फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, Na/Na प्लस Nb। Yes. फिर हाँ आपको आना चाहिए, जैसे कोई पूछे XB, तो Yeah. आपको बोलना चाहिए NB/Na प्लस NB। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि XA इक्वल टू 1 माइनस XB, राइट बेटा? Yes, sir. ये कुछ आपको मालूम होना चाहिए, सबका फुल फॉर्म। व्हाट इज XA बेटा? Mole fraction of A. मोल फ्रैक्शन ऑफ A। व्हाट इज Na? Number of moles in A. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। व्हाट इज NB? Number of moles in B. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। चलो ये मोल फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा था ये? अगर मोल फ्रैक्शन था तो नेक्स्ट हो जाएगा टू मोलालिटी बेटा। Yeah. मोलालिटी को हम M से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर वो Yes. गलती से ग्राम में दे दे तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दो। इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाता है। Yes, sir. ठीक है। और अगर और M को तोड़ना है तो ये जो WB है आप उसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हो। समझ गए बात को? So what was the second thing? सेकेंड थिंग मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ दिए बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ Oh, yeah, सॉल्यूट। yeah. Okay. तो इसको मैंने तोड़ दिया। जितना तोड़ सकते हो उतना बेनिफिट होगा बेटा आपको। आ गया समझ में? हाँ. ठीक है। अच्छा, तीसरा कॉन्सेंट्रेशन जो यूज होगा वो है कॉन्सेंट्रेशन। जनरली सी होता है, वो मोलारिटी भी बोलते हैं बेटा हम लोग, मोलारिटी। Okay. और मोलारिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, ओके, in liter. या इन लीटर। लेकिन अब इन लीटर नहीं देके कोई ग्राम में देगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा कि नहीं बेटा? हाँ. और फिर इसको भी अगर तोड़ना पड़े तो हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमको MB, मेरा मेन टारगेट ही MB निकालने का बेटा। अच्छा, Yes. वॉल्यूम इन ग्राम नहीं, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, राइट बेटा? Yeah. मिलीलीटर दिया है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर दें। समझ में आ गया बेटा? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हम लोग को आ गया। हाँ. यही कॉन्सेंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट है बाकी ये सब जो छोटा मोटा चीज है, जैसे परसेंटेज W बाय W, परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज W बाय V, PPM, ठीक है, फॉर्मालिटी, ये सब थोड़ा देख लोगे, है ना बेटा? Okay. नेक्स्ट हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए बेटा ये वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, या अच्छा एक बात तो और बोले, वेपर प्रेशर से भी पहले ये जो सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे ना बेटा, हाँ. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी के लिए भी होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी हम S से डिनोट करते हैं, सॉल्युबिलिटी। Yes. तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी बेटा? सॉल्युबिलिटी, How soluble the solute हाँ, is. हाँ, एबिलिटी टू डिजोल्व सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, राइट? Yes. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, वो कौन कौन से फैक्टर है बेटा? आपको पता होगा कि ये चीज उसके अंदर सॉल्युबल है, ये उसके अंदर इनसॉल्युबल है, ऐसा यूज करते हैं कि नहीं? हाँ. तो कौन कौन से फैक्टर है उसमें? एक फैक्टर है बेटा, हमेशा याद रखना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। Okay. यहाँ लाइक का मतलब क्या होता है मालूम है? लाइक मतलब जैसे आपके पास पोलर है और नॉन पोलर है, यही दो प्रकार के सॉल्यूट होते हैं।
और सॉल्वेंट भी आपके पास, हाँ सॉल्वेंट भी आपके पास पोलर है और नॉन पोलर है। तो पोलर विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर विल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। Okay. लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये एक कहावत है केमिस्ट्री में कि पोलर, जो पोलर होंगे वो पोलर में डिजॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। Yes, sir. जैसे पोलर एक एग्जांपल है, जैसे NaCl। नॉन पोलर है, जैसे मान लेते हैं टोलुइन, ये बेंजीन है बेटा और ये आपका CH3, इसी को ना टोलुइन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब ये सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम लोग और ये हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, ये एक सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के मतलब C6H6, ये बेंजीन, ये भी लिक्विड होता है बेटा, है ना। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये पोलर है बेटा, तो पोलर कहां पर डिजॉल्व करेगा बेटा, तो पोलर विल डिजॉल्व इन वाटर। अगर आप अगर आप NaCl को सोचोगे बेंजीन में डिजॉल्व कर दे तो माफ करिएगा, ये उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। Yes, sir. उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से ये जो टोलुइन आप देख रहे हैं, टोलुइन, टोलुइन को अगर आप पानी में डिजॉल्व करने जाइएगा तो डिजॉल्व नहीं होगा। Yes, sir. लेकिन टोलुइन को बेंजीन में डिजॉल्व करिएगा तो फटाफट डिजॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके बेटा? Yes, sir. तो इस पर जितना आप अपनी कमेंट रख लोगे उतना अच्छा रहेगा। एक तो ये हो गया कि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। दूसरा है बेटा, दूसरा है, ओके, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। हाँ, अब जैसे मान लेते यहाँ तो चलिए मैंने सॉल्वेंट दो प्रकार के लिए थे, लेकिन मान लेते यहाँ पर हमने वाटर लिया है, तो वाटर तो पोलर हो गया ना बेटा। अब हमारे पास मान लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, राइट बेटा? Yes. और उसके बाद मान लेते हैं NH3 गैस है। ये सभी लोग गैस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ सबके लिए सॉल्वेंट तो कॉमन है बेटा। Yes, sir. सॉल्वेंट कॉमन है, तो अब इसमें कौन ज्यादा डिजॉल्व होगा? तो अब इसका मतलब ये हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। जैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए कौन से मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स। तो आप देखोगे NH3 के अंदर, ठीक है, NH3 के पास जो होता है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Yes, sir. इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। Yes, sir. हाँ, इस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। और जिस पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है बेटा, खास करके गैस की बात कर रहे हैं, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, और ये पोलर भी है ये लोग, तो ये पानी के अंदर ज्यादा डिजॉल्व करेगा बेटा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इसका सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं S4 रहेगा, तो इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा। Okay. ठीक है, क्योंकि ये पानी में जाकर यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया हुआ, पानी में भी जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। Okay. So more the intermolecular hydrogen bonding, more the solubility. यस डेफिनेटली, ठीक है बेटा, उसको वाटर एकदम इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा अरे वाह, जैसे हम लोग बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वैसा ही तो NH3 के साथ भी बॉन्ड बनाना है, तब उन लोग को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। Yes.
लेकिन अब CO2 है, तो अब CO2 में क्या होता है बेटा, CO2 के अंदर C डबल बॉन्ड O ए लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसमें हल्का नेगेटिव, हल्का पॉजिटिव या हल्का नेगेटिव, राइट बेटा। तो थोड़ा सा पोलैरिटी है, वो भी एक एक बॉन्ड में पोलैरिटी है बेटा। नट सेल में इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल का अगर हम पोलैरिटी निकाल के देखेंगे तो नहीं रहता है, ठीक है बेटा। Yes, sir. लेकिन एक एक बॉन्ड में पोलैरिटी है, तो NH3 के मुकाबले में थोड़ा सा मतलब कम सॉल्युबल है, लेकिन होता है, सॉल्युबल हो जाता है बेटा। Yes, sir. लेकिन NH3 जितना सॉल्युबल नहीं होता है, हाँ. है ना। आप देखते होंगे जो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं, थम्स अप, पेप्सी वगैरह में, तो पानी के अंदर CO2 डिजोल्व रहता है, तब ना हम खोलते हैं तो फिस करके निकलता है, हाँ. Yes, sir. तो डिजोल्व रहता है। लेकिन डिजोल्व करने का नखरा बहुत होता है CO2 का, उसमें खूब सारा प्रेशर लगाओ तब जाके डिजोल्व होगा, प्रेशर हटा दो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कम होता है डिजोल्व NH3 के मुकाबले में, लेकिन डिजोल्व होता है। अच्छा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगा, क्योंकि दोनों ही तो नॉन पोलर है बेटा। हाँ. लेकिन ये थोड़ा भारी है, भारी होने से थोड़ा वांडरवाल फोर्स ज्यादा काम करता है कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा बेटा। तो हम इसको H3 बोलेंगे, और इसको सॉल्युबिलिटी को H2 बोलेंगे, और इसका सॉल्युबिलिटी को S1 बोलेंगे, ठीक है बेटा। Okay, sir. तो इन चारों में हाइड्रोजन का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा पानी में, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर कि S4 ज्यादा है किससे, S3 से, फिर S2 से, फिर S1 से। आ गया समझ में बेटा? हाँ सर, सिंपल. ओके। और इसी को कुछ लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से भी बोलते हैं, जिसको हम लोग TC बोलते हैं ना, क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है above which a gas cannot be liquefied whatsoever the pressure may be applied. Okay. तो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका मतलब है उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। Okay. जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, और जिसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उसमें सॉल्युबिलिटी होने का चांसेस ज्यादा होता है। Yes, sir. Sir, could you define critical temperature once again? It is that particular temperature, लिख लो बेटा। Yeah, that's. Yes, sir. It is that particular temperature of a gas Yes, sir. above which Hmm. it cannot be liquefied, above which it cannot be liquefied Hmm. whatsoever Hmm. the pressure may be applied. Okay, sir. आप क्योंकि ना गैस को लिक्विड बनाने का दो तरीका होता है, या एक तो ठंडा कर दो और दूसरा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दो। Yes, sir. लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाइड है कि वो गैस में आप प्रेशर अप्लाई करो, लेकिन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे रखोगे तभी वो लिक्विड बनेगा, नहीं तो वो लिक्विड कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो वो लिक्विड बनने वाला नहीं है। Okay, sir. उस टेम्परेचर को नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। Yes, sir. चलो अब इन चारों गैस की बात करें और बोला जाए कि इनको क्रिटिकल टेम्परेचर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। तो आप बताइए कि क्रिटिकल टेम्परेचर इन गैस का क्या ऑर्डर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर का? Again, the same way, right? सेम वे, क्रिटिकल टेम्परेचर TC ऑफ किसका, NH3 Is will be more greater than. TC of CO2 will be Yeah, greater is than more TC than of O2 will be greater oxygen. than TC of hydrogen। आ Yes, गया बेटा yes. समझ में? हाँ. इस कॉन्सेप्ट को कैसे भी पूछ सकता है, इस कॉन्सेप्ट को कैसे भी पूछ सकता है। एक मिनट बेटा। अनामिका, हेलो अनामिका, अनामिका, अनामिका आवाज आ रहा बेटा? Yes,
sir. हाँ बेटा, आप ना एक काम करो, जस्ट 20 मिनट्स 25 मिनट्स के बाद ऐड होना तो बेटा। हाँ Okay, sir. हाँ, ओके बेटा, ओके। तो अब देखो बेटा, हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। तो इस कॉन्सेप्ट से वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे देगा बेटा, आप सॉल्व कर लेना। ओके, ओके, सो किसी भी गैस का दे सकते हैं, we have to figure out the कोई भी intermolecular. गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर दे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उसका मतलब ही है कि उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, Yes sir, understood. क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। Yes sir. ठीक है, और नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा थर्ड फैक्टर की, और वो थर्ड फैक्टर है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया, और ये मिलके क्या बना लिया बेटा, सॉल्यूशन। Solution. ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो बता देना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। Okay. और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोसेस चला जाएगा तो समझ लेना सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। Okay. मतलब अगर फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और बैकवर्ड प्रोसेस हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। राइट बेटा? Yes sir. ओके, अब देखो मान लेते हैं रिएक्शन हुआ है, और इसका जो डेल एच है, इस रिएक्शन का जो डेल एच है, ठीक है, डेल एच मान लेते हैं निगेटिव है। निगेटिव का मतलब समझे, ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। So del कोई H लाइन क्या नहीं, represent करता है? डेल एच क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम बता देते क्या होता है। मान लेते सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैंने ऐड किया और सॉल्यूशन बन गया, और थोड़ा सा हीट एनर्जी भी निकल गया बेटा। Okay. कौन सा एनर्जी निकला बेटा? Heat energy. हाँ, वो कंटेनर गर्म हो गया। राइट बेटा? Yeah. तो हम लोग ऐसा लिखा करेंगे, कंटेनर तो तभी गर्म होगा ना जब सॉल्यूशन भी निकला और हीट भी बना। हाँ. ठीक है, हाँ. हाँ। तो यहाँ पर हीट क्या है, रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है? Product. प्रोडक्ट है। तो ये जो मेथड था, जब हीट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकले, वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic. Yes sir. एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आ गया बात समझ में? Yes sir. अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं यार ये पुराना मेथड हो गया, समझ गए, अब इसको, ये वाला चीज को हटा के थोड़ा स्टाइल वे से लिखा करो। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखो ऐसा लिखते हैं, डेल एच मतलब चेंज इन हीट एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी। ओके बेटा? Yeah. और इक्वल देके वहां नेगेटिव साइन लगाते हैं। ये नेगेटिव साइन का मतलब ही होता है कि इस प्रोसेस में जो हीट एनर्जी है वो प्रोडक्ट है। Okay. समझ में आया बात? Yes sir. मतलब हीट निकल रहा है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन निकला और हीट एनर्जी निकला। उसका ये स्टाइलिश तरीका है बताने का बेटा। Okay sir. आ गई बात समझ में? हाँ sir. ओके, ये वाला जो सिंबल मैंने जो दिया, सिंबल किसके लिए दिया बेटा? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए? Forward. फॉरवर्ड के लिए दिया है। तो अगर हम फॉरवर्ड में इसको एक्सोथर्मिक समझ रहे हैं, तो बैकवर्ड में ये रिएक्शन क्या होगा बेटा? बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो Positive. Yes sir. एंडोथर्मिक होगा कि नहीं बेटा? हाँ sir. आ गई बात समझ में? Yes sir. श्योर? Yes sir. ओके राइट। तो अब देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन हीट जनरेट कर रहा है, और हीट जनरेट होने से कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा बेटा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है,
दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स. क्यों? अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट टाइम लिमिट. अच्छा, ये जो बीच बीच में लोग बच्चा लोग आ गया था इसलिए हो गया ना? I'm not sure, sir. ओके, हाँ, चलो एनी हाउ. That shouldn't affect. Like अगर वो आए भी तो it shouldn't affect the time. नहीं नहीं, आज वो आ जाने से एक्चुअली उसके अंदर दिखा देता है कि इतने पार्टिसिपेंट हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए ना, तो वो ऑटोमेटिक ये कर देता है. अच्छा. नेक्स्ट टाइम से ना वो लोग को, इसीलिए हम आईडी ना एक साथ नहीं भेजते, एक एक क्लास खत्म होता है तब भेजते हैं. Yes. चलो देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन होने से हीट जनरेट होगा बेटा, हाँ. और हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर कंटेनर का टेम्परेचर, बीकर का, जिस बीकर में ये रिएक्शन कर रहे हो, Yes, sir. क्या होगा? Decrease. हाँ, In an exothermic reaction, it would increase. या हम एक फॉरवर्ड बोल रहे हैं ना, फॉरवर्ड, Yes. तो फॉरवर्ड का मतलब ही है यहाँ एक्सोथर्मिक है ना. Yes. ठीक है. अच्छा, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन करें तो बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन अगर हो रहा है तो, Temperature. अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो Decrease. टेम्परेचर क्या होगा बेटा? So decrease. टेम्परेचर डिक्रीज होगा. धीरे धीरे कंटेनर, अगर मान लेते हैं रिएक्शन में फॉरवर्ड कोई भी कारण से रुक जाए और सारा फिर से बैकवर्ड होने लगे, तो धीरे धीरे टेम्परेचर वो जो बीकर का है ना बेटा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और वो ठंडा Yes, होते चले जाएगा. राइट? Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना है आपको. पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसमें कुछ चीज मिटाएंगे. सर कर लिया, ये तो साथ साथ ही लिख लेते. ठीक है, ओके. ओके, अब देखो बेटा, मान लीजिए कि ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन दे रहा है और हीट निकल रहा है. हीट निकल रहा मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और इस पूरे ये जो पूरा जो कंटेनर है बेटा, पूरा जो कंटेनर है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं अभी 25 डिग्री सी आकर के फिक्स हो गया. 25 डिग्री सी आके फिक्स हो गया. फिक्स का मतलब क्या हो गया समझे? सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया. Yes. सिस्टम किस में आ गया बेटा? Equilibrium. हाँ, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, Yes. या रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस. राइट? Yes, sir. ठीक है. और इक्विलिब्रियम में आने से टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. अब वो चेंज नहीं होगा. राइट बेटा? Yes, sir. ओके. अब बताइए अगर मैं इस कंटेनर को बाहर से देखो, यहां से मैं कुछ पानी गिराता हूं बेटा, इसके ऊपर टन 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 करके पूरा पानी गिराता हूं, और पानी कैसा रहेगा बेटा? कोल्ड वाटर. Okay. एकदम फ्रिज का पानी रहेगा, एकदम ठंडा वाला, एकदम चिल्ड पानी डालेंगे कंटेनर पे. तो अगर कंटेनर पे डालेंगे तो धीरे धीरे ये कंटेनर का जो टेम्परेचर है बेटा, 25 से ऐसा नहीं लग रहा है कि 20 डिग्री सी हो जाएगा? Yes, sir. तो अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना था बेटा? 25. लेकिन आपने बाहर से ठंडा पानी डालकर इसका टेम्परेचर को कितना कर दिया? 20 डिग्री. तो आपने इसके साथ डिस्टरबेंस किया कि नहीं? Yes, sir. तो ये तो सिस्टम 25 के लिए बना, ये तो 25 में ही रहना चाहता है, 25 में ही रहना चाहता है. लेकिन आपने जबरदस्ती बाहर में ठंडा पानी डालकर इसका टेम्परेचर को कम कर दिया. Yes, sir. तब उसका बताइए, उसका उस बाहर वाले एक्टिविटी का ये जो सिस्टम है, ये बदला लेगा बेटा, बदला. Okay. और ये वो काम करेगा जिससे कि ये फिर से अपने ओरिजिनल टेम्परेचर में आ जाए. और ओरिजिनल टेम्परेचर में आने के लिए अब आप बताइए, इसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. तो अब ये क्या करेगा? थोड़ा देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, ये जो दोनों प्रोसेस किसी एक स्टेप को वो रोक देगा, एक डायरेक्शन को.
Okay. बताइए कौन सा डायरेक्शन को रोक देगा? Backward. बैकवर्ड को थोड़ा देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रोक देगा, बोलेगा रुक भाई आफत आ गया एक ठो, कौन नालायक है, मेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, मेरा टेम्परेचर 25 होना चाहिए था 20 हो गया, रुक जाओ 5-10 मिनट, मेरे को फिर से 25 होने दो, राइट? फिर से ये थोड़ा देर के लिए रोक देगा और ये वाला रिएक्शन को थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा कि घटाएगा बेटा? बढ़ाएगा. थोड़ा देर जल्दी 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 फॉरवर्ड होगा और फॉरवर्ड होगा तो फिर से इसका हीट जनरेट होगा और हीट जनरेट होगा फिर से इसका टेम्परेचर 25 हो जाएगा कि नहीं बेटा? Yes, yes. अच्छा, तो ये चीज आपने अगर देखा होगा तो आप एक चीज देखे कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो आपने देखा ना फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे कि नहीं? हाँ. इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा. तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जो आपने केस देखा वन देखा वो ये था कि इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, स्टाइल से लिखेंगे बेटा, स्टाइल में कोई कमी मत रखो, इफ del H इक्वल टू नेगेटिव then solubility increases when temperature decreases. समझ में आया बात? Yes, yes. आ गया ना? हाँ. अच्छा, अब देखो अगर आप इसको मान लेते ये करते, अगर आप इसका टेम्परेचर अब 25 इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, आप बाहर से इसको हीट करते, हीट और हीट करके इसका टेम्परेचर को 25 से मान लेते 30 डिग्री सी कर देते, हाँ. फिर गड़बड़ा जाता, फिर ये सिस्टम बोलता अरे कौन है जो मेरा टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर रहा है, हम 25 में रहना चाहते, कोई मेरा टेम्परेचर को 30 कर दिया. Yes, sir. ये क्या करेगा, फिर से ये लोग फैसला लेगा, उसका बदला लेगा और बोलेगा रुको, कोई एक डायरेक्शन को रोको. कौन सा डायरेक्शन को रोक देगा? Forward. फॉरवर्ड को रोक देगा और बैकवर्ड करने लगेगा, क्योंकि बैकवर्ड से टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है बेटा, घटता है. हाँ. क्योंकि यहाँ पर जो आप हीट दोगे इस हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और बैकवर्ड होने लगेगा. बैकवर्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप हीट देते जाएंगे और वो अपना टेम्परेचर कम करते जाएगा और इसलिए वो फॉरवर्ड को रोक देगा और बैकवर्ड करते चले जाएगा, राइट? Yes, yes. करेगा बैकवर्ड, हाँ? कब तक करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में? Until it reaches equilibrium again. अनटिल वो फिर से अपना 25 डिग्री सी वापस नहीं ले लेता. समझ में आई बात? Yes, sir. तो हम लोग क्या यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि if del H is negative, solubility increases when temperature decreases and solubility decreases when temperature increases. Yes, sir. बैकवर्ड होगा ना, बैकवर्ड में आपको मालूम है कि solubility कम होते जाएगा, राइट? Yes, sir. तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? Yes, sir. तो अब यही सारा कंडीशन उल्टा हो जाएगा. अगर ये del H नेगेटिव था तो ये फॉलो होगा, और अगर if del H अगर मान लेते हैं पॉजिटिव है बेटा, del H पॉजिटिव है, del H पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा बेटा? तो solubility will increase when temperature increases. Yes, sir. Okay, and Yes, sir. solubility will decrease when temperature will decrease. Yes, sir. देख लो एंडोथर्मिक होगा, अगर ये एंडोथर्मिक होता तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाएगा, राइट? Yes, sir. आ गया बात समझ में बेटा? हाँ सर, ये समझ. ओके, तो इस तरह से टेम्परेचर फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, sir. I think today's time is up, I guess. Less than 1 minute बचा है. क्या बेटा, क्या? Less than 1 minute ही बचा है, किसी भी टाइम खत्म हो जाएगी. हाँ, फिर कटने वाला है. तो अब इसके बाद ना एक फैक्टर था, वो प्रेशर था बेटा, प्रेशर फैक्टर. I'll read that and come so that in the next class we can move ahead. हाँ, इसमें ना क्योंकि ये प्रेशर फैक्टर में हमारे पास हेनरीज लॉ आएगा. हाँ, yes. So we'll discuss it only.